हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द विमेन पेंटर्स ऑफ मिथिला। मिथिला पढ़ते ही हमारे दिमाग में सीता जी आती है, क्योंकि सीता जी का जन्म मिथिला में ही हुआ था। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मिथिला की विमेन पेंटर्स के बारे में, जो कि मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग्स बनाती है। तो रीड अबाउट मिथिला पेंटिंग विच इज़ ट्रेडिशनली डन बाय द विमेन ऑफ विलेजेस इन द मिथिला रीजन ऑफ बिहार एंड नेपाल। तो हम मिथिला पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मिथिला क्षेत्र जो कि बिहार और नेपाल में पड़ता है, वहाँ की लेडीज जो ट्रेडिशनली पेंटिंग्स करती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देयर वॉज अ टेरिबल अर्थक्वेक इन 1934 इन मिथिला, a region of South Nepal and Bihar lying between the lower ranges of the Himalayas and the Ganges river। एक बहुत बुरा, बहुत भयानक अर्थक्वेक आया था 1934 में मिथिला में। उस क्षेत्र में आया जो लोअर रेंजेस ऑफ हिमालय और गंगा रिवर के बीच का जो साउथ नेपाल और बिहार का क्षेत्र है, जो कि मिथिला नाम से जाना जाता है, उस क्षेत्र में भूकंप आया था। विलियम आर्चर, द देन लोकल कलेक्टर, वेंट टू इंस्पेक्ट द डैमेज इन मिथिलाज विलेजेस एंड सॉ द वॉल एंड फ्लोर पेंटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। विलियम आर्चर उस वक्त एक लोकल कलेक्टर थे। 1934 इट मीन्स इंडिया को स्वतंत्रता नहीं मिली थी, तो उस वक्त जो कलेक्टर थे वो भी फॉरेनर थे, वो भी ब्रिटिश थे। तो विलियम आर्चर जो थे वो मिथिला में ये देखने गए कि इस अर्थक्वेक से कितना डैमेज हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। तब उन्होंने मिथिला की गांव की दीवारें देखी एंड फ्लोर पेंटिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम, और जो ज़मीन पे पेंटिंग्स थी वो पहली बार देखी थी। लेटर ही वेंट बैक विद हिज वाइफ मिल्ड्रेड एंड फोटोग्राफ्ड अ नंबर ऑफ दैम। फिर बाद में वो वापस उसी जगह को अपनी वाइफ मिल्ड्रेड के साथ विजिट करने गए और बहुत सारे पेंटिंग्स की फ़ोटो खींची। दे रिकॉग्नाइज्ड देयर ग्रेट ब्यूटी एंड गॉट द पब्लिश्ड इन सेवरल मैगजीन्स। उन्होंने उन पेंटिंग्स की ब्यूटी को पहचाना और उन्हें बहुत सारी मैगजीन्स में पब्लिश भी करवाया। सेवरल मीन्स बहुत सारी। दिस गॉट द अटेंशन ऑफ आर्टिस्ट एंड स्कॉलर्स। अब जब जाहिर सी बात है कि जब वो पेंटिंग्स इतनी सारी मैगजीन्स में पब्लिश हुई, तो उससे बहुत सारे आर्टिस्ट और बहुत सारे विद्वानों ने उन पेंटिंग्स को देखा। इन द 1950s एंड अर्ली 1960s सेवरल इंडियन स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट विजिटेड द रीजन एंड ऑल्सो बिकम इनामर्ड बाय द पेंटिंग्स। तो 1950s और अर्ली 1960s में बहुत सारे भारत के विद्वानों ने और आर्टिस्ट ने इस मिथिला के क्षेत्र को विज़िट किया और बहुत ज़्यादा चार्म हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो गए इन पेंटिंग्स से। इन 1966 देयर वाज अ ड्रॉट इन द सेम रीजन। 1966 में इसी एरिया में सूखा पड़ा। द ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड सेंट एन आर्टिस्ट भास्कर कुलकर्णी to Mithila to encourage the women to make paintings on paper that they could sell in order to generate money for their families। जो ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड है, उसने एक आर्टिस्ट को भेजा मिथिला में जिनका नाम था भास्कर कुलकर्णी। और भास्कर कुलकर्णी से कहा गया कि तुम मिथिला की औरतों को एनकरेज करो, उन्हें प्रोत्साहन दो कि वो जो ये पेंटिंग बनाती है वो उसे पेपर पे बनाए, और इन पेंटिंग्स को वो आराम से बेच भी सकती है, जिससे उनको पैसा मिलेगा और उस पैसे से वो ईजिली अपनी फैमिली के लिए पैसा कमा सकती है। दिस क्रिएटेड अ न्यू सोर्स ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। जनरली हमारे देश में क्या होता है कि जो भी इनकम आती है वो एग्रीकल्चर, कृषि से आती है, लेकिन अब उन औरतों को ये पता चला कि हम इस न्यू सोर्स, मतलब हमारी पेंटिंग्स के थ्रू भी इनकम कर सकते हैं, और ये वो इनकम होगी जो कृषि से नहीं आएगी, वो इनकम पेंटिंग से आएगी। द विमेन आर्टिस्ट वर एनकरेज्ड टू प्रोड्यूस पेंटिंग्स रिप्रेजेंटिंग देयर ट्रेडिशंस ऑन हैंडमेड पेपर। जो विमेन आर्टिस्ट थी उनको एनकरेज किया गया कि भाई आप इन पेंटिंग्स को बनाइए और उसमें अपने ट्रेडिशन को दिखाइए और इन पेंटिंग्स को हैंडमेड पेपर पे बनाइए। सिंस देन पेंटिंग्स हैज़ बिकम अ प्राइम सोर्स ऑफ इनकम फॉर स्कोर्स ऑफ फैमिलीज़। और तब से ये जो पेंटिंग थी ये लोगों की ज़िंदगी की आमदनी का साधन बन गई। दिस ऑल्सो हेल्प द मिथिला स्टाइल ऑफ पेंटिंग गेन रिकग्निशन इन इंडिया। और इसके अलावा जो ये पेंटिंग थी इससे लोगों को पैसा तो मिला ही, साथ ही साथ जो मिथिला की पेंटिंग की स्टाइल थी उसको भी भारत देश में एक पहचान मिली। मैथिली पेंटिंग्स नोन अक्रॉस द ग्लोब फॉर द वाइब्रेंट लाइन्स एंड स्ट्राइकिंग कलर्स। वाइब्रेंट लाइन मीन्स बिल्कुल जीवंत लाइन, ऊर्जा से भरी हुई लाइंस एंड स्ट्राइकिंग कलर्स, और बिल्कुल चटक रंग, बिल्कुल ब्राइट कलर्स के साथ। पर वंस अपॉन अ टाइम रिटन बाय द ट्राइबल वीमेन ऑफ नदन बिहार। ये पेंटिंग कभी नदन बिहार मीन्स जो उत्तरी बिहार है वहाँ की जनजाति की महिलाओं द्वारा बनाई जाती थी। द वीमेन engaged in this activity chiefly as a preparation for religious ceremonies and important festivities। जो वीमेन थी वो इस पेंटिंग को इसलिए बनाती थी क्योंकि वो अपनी रिलीजियस सेरेमनीज़, मतलब जो धार्मिक सेरेमनीज़ आती है तो उनकी प्रिपरेशन के लिए बनाती थी, और कोई इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आने वाला होता था तो उसके लिए बनाती थी। ऑल्सो नोन एज मधुबनी पेंटिंग्स, और इन्हें मधुबनी पेंटिंग्स के नाम से भी जाना जाता है।
दिस डिराइव देयर नेम फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन मधुबन। और ये जो नेम आया है मधुबनी पेंटिंग्स का, ये नाम उनके ओरिजिनल प्लेस जहाँ से वो निकली है उसके नाम पे है। एक्चुअली ये मधुबन से है, जिसका मीनिंग होता है फॉरेस्ट ऑफ हनी। मधु मतलब शहद और बन मतलब जंगल, तो इसे मधुबनी पेंटिंग्स भी कहा जाता है क्योंकि ये मधुबन से आई है। दिस इज़ मिथिलाज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एंड वन ऑफ द मेन सेंटर्स ऑफ दिस आर्ट फॉर्म। ये मिथिला का एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट या जिला है जहाँ पे इस आर्ट का मेन सेंटर है। दिस रीजन इज़ relatively isolated and consequently a fertile ground for artistic activity and spiritual pursuits। ये जो एरिया है वो बहुत अकेला है, मतलब बहुत शांति है वहाँ पे और बिल्कुल हटके है। एंड कॉन्सिक्वेंटली अ फर्टाइल ग्राउंड, और इसके जो ग्राउंड भी है वो बहुत उपजाऊ, बहुत फर्टाइल है आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ के लिए और स्पिरिचुअल जर्नी के लिए या स्पिरिचुअल प्रयासों के लिए। जैसे हमने बहुत बार सुना है और पढ़ा है कि जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो हिल स्टेशंस जाते हैं या ऐसी जगह जाते हैं जो बहुत आइसोलेटेड हो और बहुत शांत हो, जहाँ पे बहुत थॉट्स आएँ और वो अपना काम अच्छे से कर पाएँ। तो ये जो एरिया है ये भी बहुत आइसोलेटेड है और ये जो एरिया है वो आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ से भरा हुआ है। This region is believed to be the birthplace of Sita and the land where Vedic learning has flourished। इस क्षेत्र के लिए ऐसा माना जाता है कि ये हमारी सीता जी, जिनका जिक्र रामायण में होता है, उनका बर्थ प्लेस है और ये वो ही एरिया है जहाँ से कि वैदिक लर्निंग जो थी, जो वेदों का ज्ञान था, जो वेदों के बारे में स्टडीज़ हुई या वेदों के बारे में जो भी लाइफ में आया, वो सब यहीं पे सबसे ज़्यादा फ्लरिश्ड हुआ। हैंस द बर्थ ऑफ मिथिला पेंटिंग इन सच एन एनरिच्ड एनवायरनमेंट इज़ नॉट अ सरप्राइज। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे कि सीता जी का जन्म हुआ, एक ऐसी जगह जहाँ पे कि वैदिक लर्निंग फ्लरिश हुई, जहाँ बहुत आइसोलेटेड है और बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है, अगर ऐसी जगह पे मिथिला पेंटिंग्स अगर फ्लरिश हुई है तो कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है। दिस आर्ट फॉर्म with little change in the basic style has been treasured and handed down through generations। और ये जो मिथिला पेंटिंग की आर्ट है इसमें टाइम के साथ इसकी बेसिक स्टाइल में मामूली से चेंजेस आए हैं और इस आर्ट को आज भी संभाल के रखा गया है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को हैंड ओवर किया गया है। दिस फॉर्म ऑफ पेंटिंग बिगेन एज ए डोमेस्टिक प्री ऑक्यूपेशन वेयर बाय वीमेन डेकोरेटेड देयर हर्ट्स विद एब्स्ट्रैक्ट मोटिव्स। ये जो फॉर्म ऑफ पेंटिंग है ये डोमेस्टिक प्री ऑक्यूपेशन से आई है। डोमेस्टिक प्री ऑक्यूपेशन मीन्स कि एक चीज़ जिसके बारे में आप बार बार सोच रहे हैं, तो उस सोच से ये आई है। मीन्स कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लेडीज़ होते हैं, हम खाना बनाते हैं, तो हम खाना बनाते बनाते सोचते हैं अगर हम इस खाने में ये ऐड करें, ये फ्लेवर ऐड करें तो कुछ न्यू हो सकता है। हम और क्रिएटिव करने की कोशिश करते हैं। कोई गेस्ट आ रहा है, कोई त्यौहार आ रहा है, तो हम और न्यू न्यू डिशेस ट्राई करते हैं, कुछ न्यू करने की कोशिश करते हैं और उससे कुछ ना कुछ क्रिएटिव होता चला जाता है। तो उसी तरह से ये जो मिथिला पेंटिंग है, इसमें जो डोमेस्टिक स्टेट ऑफ थिंकिंग है, मतलब जो लेडीज़ इसको बनाती थी, जो वीमेन इसको बनाती थी अपना घर डेकोरेट करने के लिए स्पेशल फेस्टिवल्स पे या सेरेमनीज़ पे, तो वो हमेशा न्यू न्यू आइडियाज़ सोचती थी। तो उन आइडियाज़ के थ्रू ये जो पेंटिंग है ये और अच्छी होती चली गई, क्योंकि वो अपने हट्स को एक नए नए डिज़ाइन से और नए नए पैटर्न से डेकोरेट करती थी। Yet each tribe has its unique style and symbols that originated from its distinctive culture। अभी तक ऐसा है कि हर ट्राइब का अपना अपना एक यूनिक स्टाइल होते हैं, उनके यूनिक सिंबल्स होते हैं और जो उनके डिस्टिंक्टिव कल्चर से आते हैं। डिस्टिंक्टिव कल्चर्स मीन्स विशिष्ट संस्कृति जो पर्टिकुलर किसी एरिया से, किसी समुदाय से, किसी कम्युनिटी से आती है, जो इन पेंटिंग्स को यूनिक बनाती है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि इस आर्ट फॉर्म में टाइम के साथ बहुत मामूली से चेंजेस आए हैं और इस आर्ट को आज भी संजो के रखा गया है और इसे जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफ़र किया जाता है। ये जो पेंटिंग्स स्टार्ट हुई थी ये पहले लोगों की थिंकिंग से स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे कि जो औरतें थी वो अपनी हट्स को, अपनी झोंपड़ियों को, अपने घरों को डेकोरेट करती थी एक विशेष डिज़ाइन के साथ और पैटर्न के साथ। लेकिन जो ट्राइब होती है, हर ट्राइब का अपना एक यूनिक स्टाइल होता है और एक सिंबल होता है जो कि उनके अपने कल्चर से निकल के आता है। और किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी की जो सोच होती है, जो अलग से कल्चर होता है, वो इन पेंटिंग्स में नज़र आता है। दीज वॉल पेंटिंग्स आर रिटन इन 3 एरियाज़ ऑफ द हट। ये जो वॉल पेंटिंग्स है वो हट के 3 एरियाज़ में होती है। द फर्स्ट इज़ द प्लेस ऑफ वर्शिप। पहली जो जगह है वो है पूजा की जगह। हियर द आइकन्स ऑफ द हाउस होल्ड डिटीज़ आर प्लेस्ड। यहाँ पे जो लोगों की मान्यताएं हैं या ये लोगों के जो घरेलू देवी देवता हैं उनके आइकन्स प्लेस करे होते हैं। द सेकंड इज़ द इनर रूम। जो दूसरे नंबर पे है वो इनर रूम है, द हार्ट ऑफ द हट, जिसे कि पूरी हट का दिल कहा जाता है।
दिस रूम हैज़ फ्रेशली प्लास्टर्ड वॉल ऑन विच पिक्चर्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस आर पेंटेड। इस रूम में बिल्कुल एक फ्रेश प्लास्टर्ड होता है, उस वॉल पे उनके देवी देवताओं की जो पिक्चर्स होती है उन्हें पेंट या चित्रित किया जाता है। द थर्ड इज़ द आउटर वॉल्स ऑफ द हट। जो थर्ड वॉल होती है वो आउटर वॉल होती है हट की, कोर्ट यार्ड, वे गेस्ट आर रिसीव, जहाँ पे मेहमानों को रिसीव किया जाता है और इन पे भी बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई जाती है ताकि इस एरिया की भी ब्यूटी बढ़ सके। ट्रेडिशनली विमेन इन ग्रुप्स बिगन दिस एज अ सोशल एक्टिविटी। परंपरागत रूप से जो औरतें थी उन्होंने इसको एज ए सोशल एक्टिविटी शुरुआत करी थी ग्रुप में। दे फर्स्ट प्लास्टर द वॉल विथ काउ डंग एंड देन स्किलफुली ड्रॉ आउटलाइंस विद अ ट्विग ऑफ बैम्बू हुज एंड्स आर फ्रेयड। तो वो क्या करती थी, सबसे पहले एक जो दीवार होती थी उसे गाय के गोबर से प्लास्टर करती थी और फिर बड़े स्किलफुली इसके ऊपर आउटलाइंस बनाती थी। और ये आउटलाइंस किससे बनाती थी, जो बैम्बू जो बांस होता था उसके ट्विग से बनाती थी, उसकी टहनी से बनाती थी। और उसका जो एंड होता था वो वॉन, वो थोड़ा सा टूटा हुआ सा होता था ताकि ईजिली ड्राइंग हो सके। फ्रेड मीन्स वॉन, टूटा हुआ या थोड़ा झड़ा हुआ। जब वो बैम्बू की टहनी से जब आउटलाइन बना लेती थी उसके बाद उसमें कलर फिल करना होता था। दे दैन फिल इन कलर्स, फिर उसके बाद वो लेडीज़ उसमें कलर भरती थी। फॉर ब्रशेस क्लोथ स्ट्रिप्स आर वुंड अराउंड ट्विग्स एंड डिप्ड इन कलर। तो वो ब्रश बनाने के लिए क्या करती थी, जो क्लोथ होते थे उनकी स्ट्रिप्स काट लेती थी और उसे टहनी के ऊपर लपेट देती थी और उसे कलर में डिप कर देती थी। यंग गर्ल्स फर्स्ट असिस्ट द एल्डर्स टिल दे एब्जॉर्ब देयर एंसेस्ट्रल ट्रेडिशन। जो यंग लड़कियां होती थी सबसे पहले तो वो बड़ी लेडीज़ को असिस्ट करती थी, उनकी हेल्प करती थी और तब तक हेल्प करती थी जब तक कि वो इस ट्रेडिशन को जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है उसे समझ ना जाए, तब तक उनकी हेल्प करती थी। मीन्स कि जब तक ये फॉर्म ऑफ पेंटिंग, ये आर्ट नहीं सीख जाती थी तो यंग गर्ल एल्डर लेडीज़ की हेल्प करती रहती थी। At times, these paintings are handed down on bits of paper as family heirlooms and referred to at the time of painting. और ये जो पेंटिंग्स होती थी वो कागज़ के टुकड़ों पे नेक्स्ट जनरेशन को एज ए फैमिली धरोहर के रूप में दे दी जाती थी एंड रेफर्ड टू एट द टाइम ऑफ पेंटिंग। और पेंटिंग के टाइम पे या कोई नई आर्ट फॉर्म क्रिएट करने के टाइम पे इन पेंटिंग्स का रेफरेंस भी लिया जाता था।